खबरें लगातार आई, आज भी, मतलब कल भी और 3 दिन पहले भी, कि केजरीवाल हिरासत से भी अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने के फैसले पर कायम रहते हैं तो हिरासत से या उसके बाद उनको जेसी में जुडिशियल कस्टडी में अगर भेज दिया जाता तिहाड़, तो क्या वहां से मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चला सकते हैं? जैसे उन्होंने 3 दिन पहले निर्देश जारी किया जल मंत्री आतिशी को, सीवर को लेकर और इलाके की परेशानियों को लेकर। उसके बाद उन्होंने कल सौरभ भारद्वाज के लिए दूसरा निर्देश दिया और उस पर बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ऐतराज भी है। ये भी खबर आई कि भाई वहां पेन नहीं है, नोटबुक नहीं है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आखिर कैसे भीतर से निर्देश दे सकते हैं? और निर्देश जो वायरल हुई, निर्देश की जानकारी छोटे से पॉइंटर में, उसमें अरविंद केजरीवाल का दस्तखत नहीं था। तो ये सब तमाम पेचीदगियों के बाद ये कैसे और क्या होना है, कैसे चलना है, इस पर हमारी नजर होगी। एनके सिंह साहब, एक तो जो सुनीता केजरीवाल ने कहा वो, और दूसरी हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, देखते हैं क्या होता है। तीसरी कि कल हम अरविंद केजरीवाल के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया दिल्ली में, आमने सामने जैसी स्थिति है बीजेपी और केजरीवाल की। और अब जो ये बात आ रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और ईडी की हिरासत से सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दूसरा निर्देश उन्होंने दे दिया, जिसकी जानकारी खुद सौरभ भारद्वाज ने कल दी थी कि उन्हें फिर से एक निर्देश दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवा नहीं है, मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहा, आप देखिए कि क्या व्यवस्था। तो ये अब ये तो इस पेचीदगी के साथ कैसे आगे मामला चलेगा? देखिए, भारत में पत्नी जब अपने पति के स्वास्थ्य की अपील करती है पब्लिकली, तो उसका अर्ज बहुत जबरदस्त होता है। आपको याद होगा सुषमा स्वराज अक्सर उस पे तीज के दिन लंबा सा सिंदूर लगाए और वो व्रत करते हुए अपना फोटो खिंचवाती थी। ये भारत में एक टिपिकल है जिसमें बड़ा मुतासिर होता है जनता, क्योंकि ये थोड़ा रिलीजियस है, दाम्पत्य जीवन वगैरह वगैरह को देखती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अरविंद जी एक सच्चे इंसान हैं और उनकी लंबी, और इसके पहले उन्होंने बताया वो डायबिटीज के पेशेंट है, मतलब कि खतरे में है, ये भी बताया। अब दूसरा उन्होंने कहा, बताइए क्या गलत किया? वो दिल्ली के लिए सीवर और पानी के लिए कह रहे थे, दवाओं के लिए कह रहे थे, क्या गलत किया? ये मोदी का टिपिकल स्टाइल है। भाइयों बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये वही वाली स्टाइल है जो अरविंद केजरीवाल उसको काउंटर कर रहे हैं। दूसरा ये कि आंखें बंद कीजिए, आपको दिखाई देंगे, ये भी वही है। और मेरे ख्याल से ये अच्छा अपील है, जो कि वहां के जो अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है आपका, उसके लिए ये है। उसमें एक सेंटेंस आप गौर करेंगे, और मुझे लगता है वो सेंटेंस खुद अरविंद केजरीवाल का क्राफ्ट किया हुआ है। उसमें कहा है, ये आपके चीफ मिनिस्टर को तंग कर रहे हैं। तो आपका दो मतलब है, आपके चीफ मिनिस्टर को और आप पार्टी के चीफ मिनिस्टर को, आप दोनों उसको समझ सकते हैं। तो इसकी एनालिसिस बहुत गहरे से की जाती है, और यह माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल मोदी के पॉलिटिकल, अगर कोई एक आदमी देश में है तो अरविंद केजरीवाल है, जो मोदी स्टाइल में ही काउंटर कर सकते हैं। तो खैर, ये एक पक्ष है। अब हम मूल सवाल पे आते हैं कि क्या सरकार वहां से चलाई जा सकती है? संविधान में कुछ चीजें होती है जो कही जाती हैं और कुछ नहीं कही जाती है, वो इंप्लाइड होती है। जैसे कि आर्टिकल 16(4) या 15(4) है, या इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें कहा जाता है, नथिंग इन दिस क्लॉज विल ऑब्स्ट्रक्ट द गवर्नमेंट, रेस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट। मतलब कि ये इनेबलिंग क्लॉज है। नथिंग इन दिस क्लॉज विल रेस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है कि ये इनेबलिंग क्लॉज है। जब शैल कह दिया जाता है तो मस्ट होता है, उसी तरह द गवर्नमेंट में ये भी इनेबलिंग क्लॉज होता है। तो ये सब उसके इशारे होते हैं। यहां पे भारत के संविधान में तस्वुर भी नहीं किया गया था, लेकिन अगर तस्वुर भी किया गया होगा तो कहीं नहीं लिखा है कि एक रिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जेल में जाने के बाद वो उसका पद सीज कर जाता है, वो चीफ मिनिस्टर रहता है। पहला ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं रहता है। कुछ लोग ये लॉजिक दे रहे हैं कि साहब कहां लिखा है कि जेल से सरकार चला सकते हैं? अरे भाई, नहीं लिखा तो ये कहां लिखा है कि नहीं चला सकते?
तो पहला तो इसे समझ लेना चाहिए कि कोई ममानियत नहीं है कि आप जेल में हैं तो सरकार नहीं चला। एक ही शर्त होती है जो संविधान में वर्णित है, वो है party will be the government will be collectively responsible to the house of the people। सिर्फ एक ही लाइन है कि जो सरकार होगी वो हाउस में हाउस के प्रति जवाबदेह होगी, मतलब कि वो बहुमत वाली होगी, तभी तो जवाबदेह होगी। सिर्फ इतना ही लिखा है। क्या इसका मतलब? और उसके बाद लिखा है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर एट दी हेड। ये दूसरा पक्ष है। यहां पे कल जब अरविंद केजरीवाल ने दोनों ऑर्डर दिए तो ईडी क्या कह रही है? साहब मैंने तो पेन भी नहीं दिया था, कागज भी नहीं दिया, ऑर्डर कैसे लिख दिया? ये एक मजाक है। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर नहीं दिया, वो लिखित कहा, कम से कम सुनीता और आतिशी के पास तो पेन होगा ना, उन्होंने स्क्रिबल कर दिया होगा यथावत वो, या उसमें कुछ चेंज भी करके वो ऑर्डर उन्होंने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है। अगर वो सदन में रोक रहा हूं, कुछ तस्वीरें आ रही, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों विधायकों का प्रदर्शन है, ऑडियो है इसका, एक बार सुनते हैं क्या नारेबाजी चल रही है। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। चलिए, ये नारे लग रहे हैं विधानसभा परिषद की तस्वीर है, पता नहीं टी शर्ट क्यों पहनी, मुझे इसका अंदाजा नहीं है अभी। ऋषि और सौरभ भारद्वाज और उनके कुछ विधायक मंत्री दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के कई विधायक मंत्री इसमें दिख रहे हैं। खैर, हम वापस वही लौटते हैं। एनके सिंह साहब, जो आपने कहा कि ये कहां लिखा है संविधान में कि मुख्यमंत्री अगर जेल गया तो इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर आपने दूसरे तरह से उसकी परिभाषा डेविल्स एडवोकेट की तरह दी, लेकिन अब बात आती है कि फिर ये तो जो पेचीदगी है, जो ये सवाल उठे कि भाई ये ऑर्डर, जैसे ये नोट, छोटा सा कल नोट आया कि केजरीवाल की तरफ से कि ये परसों 3 दिन पहले कि आतिशी को दिया गया, इसमें स्क्रीन पे शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, खैर इसमें अरविंद केजरीवाल का दस्तखत नहीं है, नाम लिखा हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, और उसमें ये जो आतिशी के लिए, जल मंत्री के लिए निर्देश था। वैसे ही कल सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें भी निर्देश मिला। जब ये आया निर्देश 3 दिन पहले, तो खबर आई परसों तरसों, तब खबर आई कि भाई ये कैसे निर्देश दे सकते, कहां टाइप हुआ, कहां निर्देश दिया, नीचे नाम लिखा हुआ, और उसी में खबर आई कि ये जांच होने लगी, ये खबर आई कि ये जांच हो रही है कि ये कैसे निर्देश जारी हो रहा है। तो इसको मैं फिर से वही सवाल जरा समझने के लिए, ताकि दर्शक समझे कि अभी तो वो कस्टडी में, अभी उनका आना जाना या अदालत में पेशी के दौरान या उसमें कहीं 40 सेकंड की बाइट भी दे सकते हैं, कुछ हवा में भी बोल सकते हैं, कोई पास है वो उसके कहते हुए निकल सकते हैं, लेकिन जब वो जेसी में चले जाएंगे, जब तिहाड़ में चले जाएंगे, तब ये व्यवस्था उस तरह से नहीं रहेगी, मिलना जुलना या इंस्ट्रक्शन जारी करना, तो इसकी पेचीदगी होगी ना, फिर कैसे अंदर से सरकार चलती रहेगी, यही बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद जो मोरल ग्राउंड है उस पर आगे बात करेंगे। अभी हम इसके जो ऑपरेटिव पार्ट है कि मुमकिन कैसे है। देखिए, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए तिहाड़ चले जाते हैं, मान लीजिए कि उनकी भी सफेद जैन की तरह जमानत नहीं होती है, हम ये सारी चीजें मान लेते हैं डेविल्स एडवोकेट की तरह। जब तक सदन में अरविंद केजरीवाल का बहुमत है और वो लीडर हैं, दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि उनको इस पद से हटा दे। आप हटा दीजिए, मान लीजिए कि आपने कह दिया नहीं साहब अनटेनेबल है, इसको हटा देते हैं, दोबारा आप कहेंगे कोई गवर्नमेंट चुनो, दोबारा फिर सदन ने अरविंद केजरीवाल को चुना, कौन सी व्यवस्था दुनिया की होगी जो कहेगी नहीं साहब अरविंद केजरीवाल तो आप चुन ही नहीं सकते, उसको तो महामहिम ने कहा कि नहीं चुन सकते। अरे महामहिम के ये पावर ही नहीं है। लिहाजा पहले तो ये देख लेना चाहिए कि जो रिवर्स साइड है, मतलब कि इसके एब्सेंस में क्या क्या हो सकता है। तो आपने अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया कि साहब ये चीफ मिनिस्टर है, ये तो जेल में है, बोले बहुत अच्छी बात है, तो अब आप बताइए क्या करें। तो राष्ट्रपति वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेगा कि भाई सदन नया नेता चुने, सदन ने फिर वही चुन लिया,
आप जरा सोचिए तब क्या स्थिति होगी। तो इसलिए ये एक जो लोग संविधान को नहीं जानते हैं, ये उस तरह के सवाल करते हैं कि साहब वो तो नहीं कर सकते काम। अच्छा, नहीं कर सकते, संविधान में सदन में उनकी व्यवस्था, वो लीडर हो गए दोबारा। अच्छा, दोबारा भी छोड़िए, आपने संविधान सभा ही भंग कर दी, दोबारा फिर चुनाव होता है, दोबारा फिर आप पार्टी आती है, दोबारा फिर अरविंद केजरीवाल चुने जाते हैं लेकिन है जेल में, तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए ये सब एक ऐसा सवाल है जो कि लगता है कि संविधान को न समझने वाला ही पूछ सकता है यहाँ पे। अच्छा सुनिए, मैं फिर एक चूंकि काउंटर आर्गुमेंट में कुछ चीजें निकल के आती, जैसे आज दैनिक भास्कर ने लीड छापी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हैं, संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता और निशांत गौतम, और कोई और एक एडवोकेट है मनीष पाठक। उनके हवाले से छापा है, हेडलाइन यही है कि हिरासत में रहकर सीएम नहीं ले सकते कैबिनेट की बैठक, केजरीवाल का ईडी हिरासत से एक और आदेश, विशेषज्ञ बोले कि नहीं ले सकते कैबिनेट की बैठक, और केजरीवाल के आदेशों का कानूनी प्रशासनिक औचित्य नहीं। ये भी इन लोगों की से बातचीत के आधार पर ये अपना भास्कर ने खबर छापी है कि सीएम कैबिनेट की सलाह से उस पर दस्तखत करके आदेश जारी करता है, जेल या कस्टडी में सीएम तक ऐसी फाइल पहुंचाना और उस आदेश का लिखवाना मुश्किल है। हिरासत में केजरीवाल ने जो 2 आदेश जारी किए उसका कोई कानूनी और प्रशासनिक औचित्य नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात कही है इन लोगों ने, जिन लोगों से बात हुई है, कि प्रशासनिक औचित्य नहीं है इसका, कानूनी और प्रशासनिक औचित्य। प्रशासनिक औचित्य के लिए अगर प्रशासन मान रहा है तो वो मोड क्या होगा? कल आप कहेंगे कि साहब बाल पेन से क्यों किया, आपने इंक वाले पेन से क्यों नहीं किया, परसों आप कहेंगे लाल पेन से क्यों किया, नीले पेन से क्यों नहीं किया। ये सब चीजें बहुत ही पचकानी लगती है। अगर बेसिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का बेसिक क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसका बेसिक क्या होता है कि जब तक जनता से चुना हुआ व्यक्ति सदन में बहुमत रखता है वो सरकार चलाएगा। यही तो है ना उसका मूल। इसको हम अपने व्यूअर्स को बहुत सिंपल सा समझा देते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती कैसे है। इसका सिद्धांत है क्या कि जनता द्वारा वोट से चुने गए जो एमएलए होते हैं वो सदन में या एमपी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो एक नेता चुनता है। जाहिर है वो अपनी पार्टी का नेता चुनेगा, जाहिर है कि वो जो नेता चुनेगा वही चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होगा। यही तो इसका बेसिक है ना। तो एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज मेजॉरिटी इन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो चीफ मिनिस्टर बना रहेगा। अब मोड क्या होगा, ये प्रक्रियात्मक विश्लेषण है, ठीक है। प्रक्रियात्मक विश्लेषण में से अब आप इसको इस तरह लीजिए, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस में 2 बेसिक अंतर है। सिविल में अगर आप किसी को आरोपी घोषित करते हैं तो उसका सिद्धांत होता है प्रोबेबिलिटी, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, संभाव्यताओं की बाहुलता। जैसे कि ये राम मंदिर किसका है, ये देखने के लिए संभावनाएं देखी कि साहब वो हुआ क्या था बाबर के जमाने में, और ये संभावनाएं देख के आप फैसला देते हैं। इसको कहते हैं प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। लेकिन अगर क्रिमिनल केस होता है उसमें अपराधी को आपको दोषी ठहराना होता है तो उसमें होता है प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इतना तक जाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल क्या घोषित हो गए हैं सजा याफ्ता? अच्छा चलिए हमने एक बार मान लिया कि अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता भी घोषित हो गए, लेकिन 2 साल से कम के केस में सजा मिली है। मान लीजिए ये केस नहीं है, किस कोई और केस है, वो 1.5 साल के लिए, 1.25 साल के लिए जेल में है, लेकिन बहुमत उनका है। हम इस तरह मान लेते हैं कि जेल में है, लेकिन वो जेल में वो अपने राइट जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहने के या एमएलए रहने के या चुनाव लड़ने के, वो राइट बरकरार है। आप उनको कैसे रोक देंगे चीफ मिनिस्टर बनने से या शासन चलाने से? बाकी तो प्रक्रिया है ना। फिर तीसरा एक डायमेंशन है, ये तो अरविंद केजरीवाल का हो गया, जो दिल्ली के 1.5 करोड़ वोटर्स थे, 2.25 करोड़ वोटर्स थे, 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़, उनके राइट का क्या होगा? वो एक गवर्नेंस चाहते हैं, उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने एक सरकार चुनी है, वो सरकार है जो 48% वोट लाके या जो 70 सीटों में से 62 सीटें लाके लगातार 10 साल से शासन में है। उस वोटर के राइट का क्या करेंगे? वो अरविंद केजरीवाल चाहती है,
वो वाटर पे छूट चाहती है, वो फ्री बिजली चाहती है, वो पता नहीं क्या क्या चाहती है, लिहाजा वो अरविंद केजरीवाल को चुनती है, दोबारा भी चुनती है, तिबारा भी चुनती है। तो उस वोटर के राइट को आप कैसे रोक देंगे, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया है और कानून उनको एमएलए बनने के लिए आज भी वो बरकरार है। कोई ऐसा कानून में मुमानियत नहीं है जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती, और वो सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं होती है। तो आप इसको इस तरह देखें कि तो कैसे आप रोक लेंगे। अब एक तीसरा और इसका एक वो पक्ष है, मान लीजिए कि केजरीवाल को कैबिनेट है क्या, कल अरविंद केजरीवाल के सारे मिनिस्टर बर्खास्त, हम अकेले सरकार चलाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं कि आप इतने मिनिस्टर बनाइए ही, ये तो एकोमोडेट करते हैं आप मिनिस्टर बना के। और भारत के संविधान में जो 91st अमेंडमेंट हुआ उसमें ये तो है कि कितने ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर रख सकते हैं दुनिया में, लेकिन ये नहीं कितने कम मिनिस्टर रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक मुख्यमंत्री ने एक भी मिनिस्टर नहीं रखा, अब जरा टेक्निकल गौर कीजिएगा और अपने व्यूअर्स को बहुत बारीकी से हम संवैधानिक स्थिति समझाना चाहते हैं। मान लीजिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कैबिनेट है, उनको जेल हो गई है, तो आपके लॉजिक के, इनके लॉजिक के हिसाब से जो लोग कह रहे हैं कि नहीं चला सकते, उसके हिसाब से कैबिनेट जेल में है। कैबिनेट जेल में है तो कैबिनेट सीज कर गया, क्योंकि वो तो कुछ ऑर्डर देंगे नहीं। तो बिना सरकार की दिल्ली गवर्नमेंट है। भारत के संविधान में एक शर्त है कि बिना सरकार, यही इसीलिए जब चुनाव होते हैं या जब कोई सरकार अपदस्थ हो जाती है, लूज कर जाता, तब भी उसको गवर्नर कहता है कि जब तक नई सरकार नहीं आती आप पद पे बने रहेंगे। आप पदे मतलब कि एक्स ऑफिशियो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रहेंगे, मतलब कोई भी बिना सरकार के कोई शासन नहीं। ये सिद्धांत है, ये डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। अब अरविंद केजरीवाल के जेल में है, अकेले मान लीजिए वो कैबिनेट है, तो क्या दिल्ली की सरकार नहीं है? दिल्ली की सरकार खत्म हो गई। इसलिए ये सब जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये तर्क का कोई मतलब नहीं है। अगर वो बहुमत से है, सदन में है, तो सरकार, अच्छा सरकार वो बॉल पेन से चलाए या बिना पेन के चलाए, जुबानी चलाए। कल मान लीजिए क्या एक और स्थिति देखिए, हमारी गैर मौजूदगी में मेरे नाम से जो भी आदेश होंगे वो रामलाल जारी करेंगे या श्यामलाल जारी करेंगे या घुराहू पटवारू जारी करेंगे। अगर वो कह के देते, बशर्ते वो शपथ लिया हो मंत्री का, किसी एक मंत्री को वो बना देते हैं, उसके बाद सरकार चलती रहेगी और वो अरविंद केजरीवाल के नाम से कैबिनेट के फैसले जाते रहेंगे। अब जरा सोचिए, कल अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा, एक मैसेज दिया, गवर्नर ने कहा कि साहब अरविंद केजरीवाल तो है ही नहीं है। तो उनसे पूछा जाएगा ना कि तुम्हारी सरकार कौन चला रहा है? तुम्हारी सरकार ही तो होती है ना, तो चला कौन रहा है? बोले साहब नहीं मालूम मुझे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल है नहीं। तब आप क्या करेंगे? तब तो आपसे अगर पूछा जाएगा आप बिना सरकार के हैं हुजूर, आप योर ऑनर आप बिना सरकार के हैं, तो जवाब क्या होगा आपके पास? मान लीजिए कि आपने अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर्स को डिफाई कर दिया, उसको कह दिया कि नहीं इसको नहीं मानते, तो नहीं मानते हैं तो आप ही से पूछा जाएगा तो आपकी सरकार है कौन सी? क्या बिना सरकार के हैं आप? तो आप पद पे कैसे हैं? क्योंकि बिना सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति शासन न लगे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़ा एब्सर्ड क्वेश्चंस है, जो संविधान को अगर गहराई से आप देखेंगे तो उसकी वर्किंग जो होती है, अगर जेल में है तो बुरा सरकार चला सकते, कोई ऑर्डर ना पास कर। अच्छा मान लीजिए कि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं पास किया, लेकिन एक मिनट, जो सारे सवाल इसलिए बार बार, ये थोड़ा सा टेक्स्ट सही नहीं है, इसको ठीक करिए आप। पोजिशनिंग देखिए, टेक्स्ट बिखरा हुआ कैसे बना, ग्राफिक्स बनाना एक आर्ट है दोस्त। हाँ, वापस आइए उस पहले वाले टेक्स्ट पे। हाँ, मुझे लाइव में ये सब कहना पड़ता है आप लोगों को। बहरहाल वापस लौटते हैं। ये बार बार सवाल ये उठता है एन के सिंह साहब की कोई एक तो मॉरलिटी की बात जो हम आगे फिर करेंगे, कि जितनी आपने कही कि जरूरत नहीं है, लेकिन भाई रोज मुख्यमंत्री को फैसले लेने पड़ते हैं। एक तो ठीक है 7 मंत्री है तो बांट दिया काम,
लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि मान लिया अकेले कैबिनेट पूरी समाहित कैबिनेट अरविंद केजरीवाल में, वो व्यवस्था है नहीं अभी, बाकी मंत्री। लेकिन बहुत सारे फैसले लेना, सैंक्शन करना, ऑर्डर करना, निर्देश देना, आदेश देना, एक तो या तो मुख्यमंत्री जैसे होता है मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, तो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हो जाए, जिसको कोई फैसला ही लेना ना पड़े। तो भी क्या कुछ ऐसे फैसले होते हैं जहां मुख्यमंत्री के दस्तखत, सैंक्शन या एलजी और सीएम के कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जो जेल में रहकर करना मुश्किल है? पहले मैं इसकी बात करूंगा प्रैक्टिकलिटी की, फिर आगे हम मॉरलिटी पे आएंगे। सिंह साहब। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। एलजी तो आता नहीं है सीएम के पास, सीएम एलजी के पास जाता है। अगर उसने कैबिनेट में किसी को रख दिया है कि मेरे बिहाफ पे ये फैसले लेंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। और चीफ मिनिस्टर के फैसले वो लेगा, और उसको जब तक चीफ मिनिस्टर मना ना करे कि ये मेरा फैसला नहीं है, तब तक वो फैसला ऑनर होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज उन्होंने लिखा कि हम एक कैबिनेट मंत्री है, इसको हटाना चाहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हटाया नहीं जाता, उसको सिर्फ नया लिस्ट भेज दिया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को या गवर्नर को या राष्ट्रपति को कि हमारी नई लिस्ट ये है, जिसमें कि पुराना वाला एक मंत्री मान लीजिए ड्रॉप कर दिया। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको ऑनर नहीं करेगा? अच्छा, जहां तक चलाने का सवाल है, अरविंद केजरीवाल शासन कैसे चलाएंगे, यही मैं बार बार कह रहा हूं। बोमई जजमेंट पे बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुड गवर्नेंस के आधार पे आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। उसी तरह गुड गवर्नेंस का जिम्मा अरविंद केजरीवाल का है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं। गुड गवर्नेंस, जहां तक गुड गवर्नेंस है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर का जिम्मा उसका है। लेकिन यही बारीक डिफरेंस है, गवर्नेंस कैसा होता है, पानी आता है कि नहीं। अरविंद केजरीवाल पानी के टोटी सूख चुकी है, डॉक्टर नहीं बैठता अस्पताल में, ये चिंता अरविंद केजरीवाल की है, आप पार्टी की। आप पार्टी चाहे तो अरविंद केजरीवाल को निकाल दे अपनी पार्टी से, और बहुमत वहां पे कह दे कि नया नेता हमने चुन लिया, ये एक अलग वो है। लेकिन जब तक जनता ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया और पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को निर्विवाद अपना लीडर माना है हाउस में, तब तक कोई स्थिति नहीं बनती। अब आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा क्लियर किया था कि ये तब इन्वोक होता है जब जो किरदार हैं हमारी डेमोक्रेसी के, वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर पर बराबर जद्दोजहद करे और उस पे खड़े उतरे, तभी हो सकता है। मैंने आपकी जेब काट दी, उसके बाद आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप मोरालिटी दिखाइए। मैं तो आपके घर आया हूं और आप मुझे मुकदमा कर रहे हैं मेरे खिलाफ। आपने मुझे घर बुलाया खाने के लिए, मान लीजिए कि मैंने आपका पर्स उठा लिया, लेकिन हम आपके मेहमान हैं ना, तो ये मोरालिटी आपने मेहमान, भारत में अतिथि देवो भाव होता है, तो आपने अतिथि का सत्कार नहीं किया, आपने मुकदमा कर दिया, पुलिस में मेरे खिलाफ कर दिया। तो ये दो धारी तलवार है ना। मैं आपका पर्स चुराऊं आपके घर आके, तो आप पुलिस में भी ना दे क्योंकि आपकी मोरालिटी है, ये कैसे होगा? मोरालिटी दो तरफा। और मोदी जी के गवर्नेंस का पिछले 10 साल से जिस तरह मोरालिटी का ह्रास हुआ है, उस पे आप अरविंद केजरीवाल से काउंटर मोरालिटी खोजते हैं। मोदी जी जब ईडी के 95% केसेस विरोधियों के खिलाफ है, मोदी जी के विरोधी जब ईडी के छापा पड़ता है तो बीजेपी में आ जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। 3 दिन पहले जिस आदमी को करप्ट कहते हैं उसको वो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो वो चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे तो साथ दस्तखत नहीं कर सकते, जबकि पूरा उनका है। तो मुझे लगता है कि ये लॉजिकल फैलेसीज है, और भारत में असल में हर छात्र को लॉजिक सिखाना बड़ा जरूरी है, वरना मोदी ऐसे लोग इमोशन पे ले जाते रहेंगे। ये सबसे बड़ी क्राइसिस है कि हमें लॉजिक सही करना नहीं आता। लॉजिकल ये हाई स्कूल में मुझे लगता है कि एक वो होना, चैप्टर होना चाहिए कि आप तर्क वाक्य सही बनाए और तर्कों से शासन करें, उसमें इमोशन ना लाए। पॉलिटिक्स में हालांकि इमोशन तो आप जानते हैं किस तरह से प्ले करता है कि मेरे घर राम आए हैं, भगवान आए हैं, कुटिया में राम आए हैं। और एम्प्लॉयमेंट ILO की ताजा रिपोर्ट आई है
एम्प्लॉयमेंट का ये हालत है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेकेंडरी और डिग्री होल्डर्स है, वो पिछले 30 सालों में, 2020 से 24 सालों में अनएम्प्लॉयड होने का प्रतिशत दूना हो गया है। सारे अनएम्प्लॉयड में पहले वो 37% होते थे, आज वो 65% से ज्यादा है अनएम्प्लॉयड। मतलब कि अगर आप पढ़ते हैं तो गारंटी मानिए आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद आप गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं और मेरी कुटिया में राम ला देते हैं, उसका गाना रिलीज कर देते हैं, उसके बाद राम मंदिर की ऊंचाई दिखाते। तो प्रॉब्लम यहां है। वो फिर अरविंद केजरीवाल से आप खोजेंगे, ईडी का अभी तक ट्रेल नहीं मिला, जबकि बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का डॉक्ट्रिन है कि प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हर रीजनेबल डाउट से ऊपर जब आपके पास प्रूफ हो तभी उसको जेल में आप डाल सकते हैं। लेकिन ईडी लेके चला गया। किसी ने पूछा, किसी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या है आपके पास मनी, कहां है मनी, अरविंद केजरीवाल ने का वो पैसा गया कहां? तो इसलिए, और ईडी का केस ऑलरेडी, ईडी के जो चेंजेस हुए हैं पीएमएलए एक्ट में, जिससे ईडी को पावर्स दिए गए हैं, वो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो ये कई स्तर पे हमें ये एनालिसिस करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहां है इस देश के गवर्नेंस में। अब आखिरी सवाल सिंह साहब, जो हम बार बार पूछते हैं मॉरलिटी की, कितना भी कहें मॉरलिटी, नैतिकता, मर्यादा तो कोई चीज होगी ना, कि अगर आप इसी मर्यादा और नैतिकता और शुचिता का हवाला देकर नारा बुलंद करके राजनीति में आए थे, अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी बनाने तक, और बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो ये तो सवाल उठेगा ना कि आपके समय में सारी नैतिकता कहाँ चली गई, कि मंत्री जेल में 1 साल रहते हैं तब इस्तीफा लेते हैं, कोई महीनों तक रहते हैं, और आज आप जेल में हैं तब भी करें हम जेल से सरकार चलाएंगे। इस बीच लाइव लॉ के हवाले से खबर आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने जो पक्ष रखा है, कस्टोडियल इंटरोगेशन इज बेस्ड ऑन नॉन कॉपरेशन, और उसके बाद कुछ सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कहा गया है कि Mr. ED, if you want to investigate me as per my role in February 2024, 2 months before election, no necessity to arrest. मतलब even my role you are not aware of, you have doubts about it. मतलब इसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आपने हमें गिरफ्तार किया, वो गलत है जो भी कहा। तो ये चलिए कोर्ट में ये बात हो रही है, हाई कोर्ट में, लेकिन जो मैंने कहा वो शुचिता की बात तो चिपकेगी ना केजरीवाल पर। जी चिपकी थी, अरविंद केजरीवाल चिपकाया भी था। जब सत्येंद्र जैन बंद हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने चिपकाया, और सत्येंद्र जैन के बंद होने के बाद कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कहीं कोई वो नहीं हुआ प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल ने जब आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को राज्यसभा में बोलने नहीं दिया, तब भी अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता दिखाई थी। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सारे लोग फंसे हैं खाली उसी में। अंत में आपको लगा कि ना ये सब तो छुटवाइये हैं, असली तो वो है, तो आपने उसको किंग पिन क्या बना दिया, सरगना बना दिया। वो क्या अंग्रेजी में उसका किरदार का नाम दिया है कोई, जो वो किया है। उस दिन जब जमानत की वो हो रही थी तो कहा गया कि ये सरगना है, क्योंकि एक्चुअली वोट उसी को मिलते हैं, इसको किसी तरह नीचे करो। तो कितनी बार नैतिकता अरविंद केजरीवाल से चाहते हैं और ईडी से एक बार भी नहीं चाहते। गौर कीजिएगा, आपका ये जो लॉजिक है कि नैतिकता, ये तो ऐसा हो गया कि जब हम फंस गए तो नैतिकता दिखाओ यार, मतलब हमें फंसाएंगे आप। मैंने कहा ना आपसे कि अब की बार मुझे खाने पे बुलाइए, आप घर में 2 मिनट के लिए आप दाएं बाएं होइए, मैं कह दूंगा कि साहब जरा गरम रोटी मंगवा दीजिए, और जैसे ही आप जाएंगे ये कहने, हम कोई बहुमूल्य चीज आपकी अपने जेब में डाल देंगे। लौटते में आपने देख लिया होगा, आप जब पुलिस बुलाएंगे तो हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे देखो अतिथि देवो भव, ये आदमी कैसा खराब है कि ये हमारे खिलाफ मुकदमा करवा रखा है। आप ये नहीं बताएंगे कि मैंने आपकी घड़ी चुराई है, सोने की घड़ी थी वो मैंने चुरा ली है, मान लीजिए कि सोने की हो तो यही है कि नैतिकता को आपने ऐसा चाशनी में डाल दिया है कि साहब वो करे तो नैतिकता, और अगर वो दूसरा ना करे तो कोई बात नहीं। तो ये हाफ में नहीं होता है। नैतिकता एक क्रम है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में
नैतिकता एक्स करेगा तो वो डिसएडवांटेज में हो जाएगा जब सारे लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब सारे लोग कर रहे हैं, मोदी जी ने कभी विरोधियों को नहीं सताया, मोदी जी ने कभी विरोधियों को पार्टी तोड़ के अपने यहाँ आने के लिए नहीं कहा और उसके लिए ईडी नहीं भेजी। उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल ये करते हैं तो सच में दुनिया को उनको हर हालत में लांछन लगा के हटा देना चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसे ही हो रहा है? नैतिकता कंट्रोवर्सी, ये जो हम लोग की वो है डेमोक्रेसी, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी। कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में आप अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की दुहाई मांग रहे हैं, लेकिन देश का मुखिया क्या कर रहा है इसमें आपको कभी नैतिकता नहीं, क्योंकि वो राम मंदिर बनवाता है और इसको नैतिक माना जाता है। तो आप क्या करेंगे? ये हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए लॉजिक को सही परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब। देखते हैं क्या होता है। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल के मसले पर, वहां क्या होता है, और आगे चुनाव है, बहुत कम वक्त है, तो इस बीच बहुत दांवपेच दोनों तरफ से, हर तरफ से चले जाएंगे। नजर होगी इस खबर पर।